हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल सैनी और स्वागत है आप सभी का विद्यावर्ष पारुल में। पॉलिटी क्लास की सीरीज में कल हमने पढ़ा था आर्टिकल 28 तक। आज हम देखेंगे आर्टिकल 29 से। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से संबंधित है। ठीक है। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक जो वर्ग होते हैं उनके हितों का संरक्षण किया गया है। अल्पसंख्यक जो वर्ड है उसे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, यानी कि संविधान में नहीं लिखा गया है कि अल्पसंख्यक क्या कहे जाएंगे। अल्पसंख्यक को भाषा और धर्म के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी बॉडी है जिसे संविधान ने ये राइट दिया हुआ है कि आप जो संविधान है उसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने टी.एन. पाई वाद जो कि 2002 में हुआ था उसमें भाषा और धर्म को आधार बनाया था माइनॉरिटी डिसाइड करने के लिए। ठीक है। अल्पसंख्यक को डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दो आधार बताए थे, एक भाषा और एक धर्म। ठीक है। धर्म में कौन कौन से आएंगे? हमारा मुस्लिम हो गया, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। जैन धर्म की हम बात करें तो जैन धर्म को 2014 में माइनॉरिटी में जोड़ा गया था। ठीक है। हिंदू अगर हम बात करें, हिंदू मेजोरिटी में है हमारे देश में और वो लगभग कितना परसेंट है? 79%। ठीक है। इन्हें क्या है, इस आर्टिकल के माध्यम से जो अल्पसंख्यक है वो क्या कर सकते हैं? अपनी बोली, भाषा, लिपि या फिर संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं। ये हमारा संविधान अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है। ठीक है। आर्टिकल 30 की अगर हम बात करेंगे, आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उसका प्रशासन करने का अधिकार है। यानी कि अगर माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है वो चाहे तो अपनी पसंद की जो शिक्षा संस्थाएं है उनकी स्थापना कर सकती है, उनकी प्रशासन उसका जो अधिकार है वो अपने पास रख सकती है। लेकिन याद रखिएगा, अगर उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करती है, जो कि मोस्टली वो करती ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर फंड करती है तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइनॉरिटी पढ़ेंगे। ठीक है। माइनॉरिटी को छोड़कर उसमें मेजोरिटी वाले भी जा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसमें केवल मोमडन तो नहीं पढ़ते, इसमें हिंदू के बच्चे भी पढ़ते हैं, जैन, सिख, ईसाई, पारसी। और आप देखोगे जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, अब आप सोचोगे कि बनारस हिंदू जो यूनिवर्सिटी है वो तो हिंदुओं से रिलेटेड है और अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यकों को है। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यकों को आर्टिकल 30 से सिर्फ प्रोटेक्शन मिली हुई है। इसे क्या मिली हुई है? प्रोटेक्शन। ये बात नहीं करता कि केवल अल्पसंख्यक ही डिसाइड करेंगे या फिर अल्पसंख्यक ही अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। इसमें जो मेजोरिटी वाले हैं, यानी कि जो हिंदू कम्युनिटी है वो भी डिसाइड कर सकती है। इसमें सिर्फ प्रोटेक्शन दी हुई अल्पसंख्यकों को, जिससे कि जो मेजोरिटी वाले हैं यानी कि जो हिंदू कम्युनिटी है या फिर कोई भी मेजोरिटी कम्युनिटी है भाषा के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर, वो इन्हें न रोक सके। ठीक है। इन्हें प्रोटेक्ट किया गया है एक तरीके से। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 31 की। आर्टिकल 31 में क्या है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था, अब नहीं है। अब इसे इसे 44th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1978 में। ठीक है। 1978 में हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। इसके तहत इसे जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब इसे ट्रांसफर कर दिया गया है 300A में। ठीक है। 300A में क्या बन गया है? कानूनी अधिकार बन गया है। मैंने आपको 19 जब आर्टिकल पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि 19F में क्या था? संपत्ति का अधिकार था, जो कि अब इसमें ट्रांसफर हो गया है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 हमें क्या अधिकार देता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि भाग 3 में हमें जितने भी फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उनका अगर कोई हनन करता है, यानी कि उनके खत्म करने की या फिर उन्हें कम करने की अगर कोई कोशिश करता है, तो आर्टिकल 32 हमें प्रोटेक्शन देता है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपनी अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये जो आर्टिकल है ये पावर देता है 5 तरीके की रिट दायर करने की। पहली हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड होगी परमादेश, थर्ड है हमारी अधिकार प्रच्छा, फोर्थ है प्रतिषेध एंड फिफ्थ है हमारी उत्प्रेषण। ठीक है। अब एक एक करके इन रिट को हम समझेंगे। अब हम देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। इसे बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। आपके पास एग्जाम में बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर हैबियस कॉर्पस कुछ भी आ सकता है, इसलिए आपको दोनों याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? इसे कहते हैं सशरीर प्रस्तुत करना।
सशरीर प्रस्तुत करना, किसी जिस भी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसे सशरीर प्रस्तुत करना पड़ेगा। कितने टाइम में? 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा। उससे ज्यादा टाइम तक आप अपने पास किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाकर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसमें पर्सनल अथॉरिटी हो गई या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी हो गई, ये दोनों ही अथॉरिटी पर लागू होता है। व्यक्तिगत जो मामले है उसमें भी ये लागू होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बंदी बनाकर अपने पास 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकता। सेकंड हम देखेंगे परमादेश। परमादेश को बोलते हैं मेंडमस। ठीक है, मेंडमस में क्या है? इसमें है हम आदेश देते हैं, मेंडमस को कहते हैं। मेंडमस का मतलब है हम आदेश देते हैं। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर कोई भी अथॉरिटी है, अगर वो अपना कार्य नहीं करती है टाइम से, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उसमें क्या हो सकता है, मेंडमस जो रिट है वो जारी हो सकती है। उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम आदेश देते हैं कि अपने काम को या फिर अपनी ड्यूटी को पूरा कीजिए। ये किस पर लागू नहीं होती? राष्ट्रपति पर, राज्यपाल पर या फिर प्राइवेट अथॉरिटी, इन तीनों पर ये लागू नहीं होगी। याद रखिएगा, प्राइवेट अथॉरिटी जो है उन पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नहीं बोल सकती कि आप अपना ये काम आज ही खत्म कीजिए। सिर्फ जो गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, उसे ही जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोल सकता है। थर्ड हम बात करेंगे अधिकार परीक्षा की। अधिकार परीक्षा को बोलते हैं को वारंटो, यानी कि किस अधिकार से। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, किसी भी अथॉरिटी को पूछ सकता है कि आपने किस अधिकार से ये काम किया है। हमने मान लिया कि कोई भी अथॉरिटी है, अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जाकर कोई भी काम करती है, अब जैसे कोई व्यक्ति है, उसने वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत कार्यरत है, अगर उसने अपने अधिकार से ज्यादा यानी कि अपने अधिकार से बड़े किसी बिल पर साइन कर दिए, तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूछ सकता है कि आपने किस अधिकार से ये काम किया है, हमें अपना अधिकार बताइए। फोर्थ है हमारा प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है प्रोहिबिशन, यानी कि रोकना। इसमें क्या है, कोई भी जो हायर कोर्ट है, कोई भी हायर कोर्ट अपने जो लोअर कोर्ट है, ठीक है, उनके किसी भी जजमेंट पर रोक लगा सकती है। अगर वो कोई जजमेंट देना चाहते हैं उस पर रोक लगा सकती है, अगर वो अपनी पावर से आगे का जजमेंट दे रही है, ठीक है, या फिर वो इलीगल पाया जाता है तो उस पर रोक लगा सकती है। कौन? हायर कोर्ट लोअर कोर्ट पर। ये किसी अधिकारी पर लागू नहीं होगा, इसे सिर्फ हायर कोर्ट लोअर कोर्ट पर लगा सकती है। जैसे कि जो हमारा स्टेट कोर्ट है, जो हमारी लोकल जो बॉडीज हो गई, लोकल कोर्ट हो गई, उन पर प्रतिबंध लगा सकती है। याद रखिएगा कि प्रोहिबिशन कब लगता है, जब तक जजमेंट सुनाया ना गया हो, यानी कि प्रोसेस में है, अभी सुनाया नहीं गया है। फिफ्थ की अगर हम बात करेंगे, है हमारा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण यानी कि सर्चररी। अब सर्चररी में क्या है, इसमें है सूचना देना। इसमें भी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट पर ही लगाई, यानी कि जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट पर ही लगाएगी, बशर्ते इसमें क्या है कि वो पहले जजमेंट दे चुका होगा। अगर किसी कोर्ट ने, यानी कि जो लोअर कोर्ट है, उसने जजमेंट ऑलरेडी दे चुका है, तो जो हायर कोर्ट है हमारी, वो लोअर कोर्ट से क्या मांगेगी, सूचना मांगेगी कि आप हमें रिकॉर्ड दिखाइए, हमें रिव्यू देना है। और रिव्यू में अगर उन्हें मिलता है कि ये जो जजमेंट है वो इलीगल है या फिर इसमें किसी के अधिकारों का हनन हुआ है, तो जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट की जजमेंट पर रोक लगा देगी, उसे खत्म कर देगी। ठीक है, अब ये जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को जो मिले हुए हैं, ये आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में जाने की आजादी देता है। अगर हम बात करें कि जो आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 भी बेसिकली हमें अधिकार देता है अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए। ये किसे अधिकार देता है? हाई कोर्ट्स में जाने का। ठीक है, हाई यानी कि जो आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को पावर मिली हुई है फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने की, वो इसकी अनन्य क्षेत्र नहीं है। अनन्य का मतलब है कि केवल सुप्रीम कोर्ट को वो अधिकार नहीं मिला है, वो हायर कोर्ट को भी है आर्टिकल 226 के तहत। इसमें कहा गया है कि आप अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप अगर हायर कोर्ट जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आपको रीजन बताना पड़ेगा कि आप हायर कोर्ट क्यों नहीं गए। ठीक है, इसे जो ये वाला हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 32, इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि इसके बिना अगर आर्टिकल 32 नहीं होगा तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब नहीं है, वो चाहे हो चाहे ना हो। ये क्या करता है, उनका प्रोटेक्शन करता है। बेसिकली आर्टिकल 32 भी खुद में एक मौलिक अधिकार है और ये मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में क्या है कि इसमें फोर्सेस के जो अधिकार है उनको सीमित करने की संसद की पावर दी गई है। फोर्सेस कौन सी हो गई हमारी, जैसे हो गई हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी हो गई पुलिस फोर्स, या फिर कोई भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, इनके अधिकार जो है यानी कि जो इनके फंडामेंटल राइट्स है उनको संसद क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या फिर कम कर सकती है। जो आर्म फोर्सेस हो गई, पुलिस फोर्सेस हो गई, जो इंटेलिजेंस हमारी एजेंसी हो गई, उन्हें समूह या फिर संगठन बनाने की आजादी नहीं है, ये धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो इन पर जो रिस्ट्रिक्शन है वो कौन लगा सकती है, संसद लगा सकती है। और पावर की कौन सा आर्टिकल देता है हमें, आर्टिकल 33। अब आर्टिकल 34 की बात करें तो इसमें है मार्शल जो लॉ होता है, मार्शल लॉ लगता है किसी भी एरिया में, उसके संबंध में बताया गया है कि अगर कहीं पर मार्शल लॉ लागू है तो उस क्षेत्र पर जो सेना है, सेना का कानून प्रभावी होगा। यानी कि सेना जो है वो सामान्य प्रशासन के अलावा अपने नियम कानून से वहां का प्रशासन चला सकती है। इसमें कोई भी संसद हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है, वहां पर सेना का कानून लागू होगा। इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे यहाँ पर अधिकारों का हनन हो रहा है या फिर हमें हमारे फंडामेंटल राइट से दूर किया जा रहा है अगर मार्शल लॉ लागू है तो। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 35। 35 में क्या है कि भाग 3 में जितने भी हमें अधिकार मिले हुए हैं उनका जो प्रभावी करना है उनको या फिर उनका संशोधन करना है, उसकी शक्ति सिर्फ किसके पास होगी, संसद के पास, ठीक है। इसमें संशोधन ना तो कोई राष्ट्रपति कर सकता है ना प्रधानमंत्री कर सकता है, इसमें सिर्फ संसद संशोधन कर सकती है, ना कि राज्य विधानमंडल। याद रखिएगा, सिर्फ संसद संशोधन करेगी, कोई राज्य विधानमंडल इसमें कानून पास नहीं कर सकता। सिर्फ संसद को ये शक्ति दी गई है कि आप चाहे आर्टिकल 16 की बात करें, चाहे 33 की बात करें, चाहे 34 की बात करें, संसद ही केवल संशोधन इसमें कर सकती है, ठीक है। यहाँ तक थे हमारे सारे के सारे जो मौलिक अधिकार थे वो हमारे यहाँ तक थे। स्टार्टिंग में मैं आपको बताना भूल गई थी कि कुछ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो केवल भारत के नागरिकों के लिए है और कुछ सभी के लिए है, चाहे वो भारत के नागरिक हो या ना हो। आपको सिर्फ नागरिक वाले याद करने हैं क्योंकि जो बाकी बचेंगे वो सभी के लिए होंगे। नागरिकों कौन कौन से मिलते हैं हमारे, 15, आर्टिकल 15 जो हो गया, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल किसके लिए है, हमारे भारत के नागरिकों के लिए। यानी कि इसमें कोई भी विदेशी या कोई भी बाहर का व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता कि हमें आर्टिकल 15, 16, 19, 29 या फिर 13 के तहत क्या किया जा रहा है, हनन किया जा रहा है उनके अधिकारों का। 15, 16, 19, 29 और 30 आपको याद रखना है, सिर्फ जो बाकी बचेंगे वो सबके लिए है। इसमें क्या है, ये केवल नागरिकों को यानी कि जो भारत की नागरिकता जिनके पास है केवल उन्हें मिलेंगे और ये सबके लिए प्रोवाइड होंगे। यहाँ तक थे हमारे मूल अधिकार। आप रिवाइज कर लीजिएगा एक बार अच्छे से। हमने इसमें कौन कौन से सेक्शन पढ़े, आर्टिकल 14 में हमने देखा विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, फिर आर्टिकल 15 हमने देखा, फिर 16 देखा, 17 में हमने देखा अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत, 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 में फिर हमने देखा दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। याद रखिएगा कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इन्हें आपातकालीन परिस्थिति में भी खत्म नहीं किया जा सकता, यानी कि निलंबित नहीं किया जा सकता, इमरजेंसी में भी, ठीक है। आर्टिकल 21 में हमने देखा था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऐसे ही सारे आर्टिकल्स देखें तो आप रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए विद्यावर्स पारुल चैनल को। धन्यवाद।